हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और मेरे चैनल पे दोस्तों एमसीक्यू जितने भी होते हैं वो काफ़ी अलग अंदाज में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही के सारे एग्ज़ाम क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में एमसीक्यूज कैसे पढ़ाए जाते हैं तो मेरे लकी ट्रिक चैनल पे जाके और वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लोग देखेंगे तो एक से एक धमाकेदार वीडियो ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, तो वहाँ से आप जाकर देखेंगे। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैदिक संस्कृति जो होता है वो हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक संस्कृति, वही चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस काफ़ी मोटिवेशन हम लोग लेते हुए चलते हैं आगे। तो मोटिवेशन लाइन को पढ़ लेंगे, आपको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस लाइन को समझ गए होंगे कि हमें कभी भी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब आप YouTube पर मेरे चैनल को सर्च करेंगे, लकी ट्रिक चैनल को, तो कुछ इसी तरह का प्राचीन भारत का जो है आज हम लोग वैदिक संस्कृति शुरू कर रहे हैं। और ये इसका जो काल है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है वैदिक संस्कृति के अंतर्गत। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक कह रहा है या ऋग वैदिक? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ देखना है दोस्तों, अगर वैदिक काल ही पूछ दे पूरा तो वैदिक काल क्या होगा, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगर इसी में अगर बांट दे कि ऋग्वेद काल का डेट क्या होता है, ऋग्वैदिक काल का डेट क्या होता है, तो ऋग्वैदिक काल का डेट क्या होगा, ये होगा, ये जो ए नंबर देख रहे हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और ऋग्वैदिक संस्कृति जो है यानी ऋग्वैदिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहीं अगर पूर्व वैदिक काल दे दिया तो समझ जाइएगा कि ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? अब देखिए मैंने कहा था वैदिक संस्कृति को क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। एक ऋग वैदिक जिसका 1500 से 1000 ईस्वी ईसा आप लोगों ने पढ़ा, और दूसरा क्या है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का आंसर क्या होगा, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये भी कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते, पूछ लिए जाते। तो उत्तर वैदिक काल का जो डेट होगा वो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब चलते हैं, यानी वैदिक काल जो होता है उसको हम दो भागों में बांट दिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो कुछ इसी तरह से हम लोग समझ के पढ़ेंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है दोस्तों, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है वो सही नहीं है। ये कहाँ निवास करते थे, ये गाँव में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था, तो ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो ये है शुल्ब सूत्र। अब देखिए दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। तो अगर आपको इसमें से चारों क्वेश्चन में से अगर नहीं याद रहे तो ट्रिक क्या लगेगा, तो ट्रिक देख लेते हैं कि वैदिक गणित दिया हुआ है। तो गणित में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ढेर सारा सूत्र याद करते हैं ना, फॉर्मूला जिसको हिंदी में सूत्र कहते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है ऋग्वैदिक में।
निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ जो लिखे गए तो उसका क्रम क्या है? तो पहला है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या कितनी है? तो ये है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी दोस्तों हमेशा याद रखें, वेद त्रयी माने 3 वेद, और 3 वेद में याद रखेंगे कुछ भी दे दे, बस ऐसे ही इसको याद रखना है कि 3 वेद पूछ दिया तो इसमें अथर्ववेद होगा ही नहीं, बस ऐसे याद रखना है कि इसमें अथर्ववेद होगा ही नहीं। वेद त्रयी में अथर्ववेद को छांट देना है। तो देखिए अथर्ववेद इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी अथर्ववेद, लेकिन अथर्ववेद इसमें है तो नहीं, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। वेद त्रयी मीन्स अथर्ववेद उसमें नहीं होगा, ऐसे हम लोग याद करेंगे। वेद त्रयी मीन्स अथर्ववेद इसमें नहीं होगा, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन से छांट सकते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। देखिए संगीत कह रहा है, संगीत का आदि ग्रंथ, तो 100 से सामवेद, 100 से सामवेद ऐसे याद करेंगे, 100 से सामवेद और 100 से संगीत होता है ना, तो इसीलिए 100 से सामवेद और 100 से संगीत। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो प्रथम विधि निर्माता था कौन? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार किस में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है 10वें ग्रंथ में। शूद्र का जो उल्लेख है वो 10वें ग्रंथ में मिलता है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसमें उपासना किसकी था? प्रकृति का। वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए है? तो भगवान इंद्र के लिए है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आप लोग खुद अब बता सकते हैं शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है। देखिए शुल्ब सूत्र तो मैंने बताया था कि ये गणित है, इसके जो एक और गणित के आगे जो जुड़ा हुआ था वो था, लेकिन इसमें जो है शुल्ब सूत्र तो ये कह रहा है कि गणित के किस शाखा के अंतर्गत है, किस विषय से संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्यामिति, ज्योमेट्री से संबंधित है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गौर से ध्यान रखेंगे। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय गमय, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। अब है दोस्तों इसमें वेद और यज्ञकर्ता, यानी ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या क्या कहा जाता था, यही हम लोगों को पहचानना है इसमें। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? होता। यजुर्वेद के अघर्यु और सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा, यानी सभी के सभी मैच ही है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा इसमें मैं आपको दोस्तों ये जो आप यहाँ पे ऋग्वेद में जो होता देख रहे हैं, होता, तो ऋग्वेद में होता, देखिए यजुर्वेद में जो है अघर्यु है, तो आय याद रखेंगे, आय से इनकम, आय, तो आय से अघर्यु, य से यजुर्वेद, ऐसे करके भी हम लोग कुछ कुछ याद करेंगे। देखिए सामवेद क्या है? सामवेद से हम लोग क्या कहें? 100 से सामवेद और 100 से संगीत, यानी सामवेद में किसका जिक्र है? संगीत का। संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद। और देखिए सामवेद से तो आप लोग जान गए कि सामवेद का संगीत से संबंध है, और संगीत में क्या होता है? संगीत में गाना बजाना होता है, तो गाना जो होता है, गाना यही तो है उद्गाता। गाना से उद्गाता, उद्गाता मतलब गाता है। तो कुछ ऐसे भी हम लोग सामवेद संगीत, संगीत मतलब गाना बजाना यानी गाता होगा, तो ऐसे करके भी हम लोग इसको याद करेंगे।
अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखिए दोस्तों जादू टोना का वर्णन ज़्यादा किया गया है। तो जादू टोना का वर्णन ज़्यादा किया गया तो इसमें कौन ज़्यादातर आएंगे? ऋषि मुनि जादू टोना के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो ब्रह्मा इसका ये हो जाएगा, यज्ञकर्ता का इनका नाम हो जाएगा। वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका सिंपल आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। अपौरुष। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। वैशेषिक उलूक कनद जो है, उलूक कनद, देखिए उलूक कनद ये पूरा नाम आपको एग्जाम में देगा ही देगा, क्योंकि उलूक नहीं देगा, सिर्फ कनद नहीं देगा, उलूक कनद देगा। तो कनद से देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनद, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कवि। कवि याद रखेंगे, कवि। कौसे कनद और वैसे वैशेषिक, वैशेषिक वी वैशेषिक, ऐसे करके भी कुछ याद करने की बस कोशिश करेंगे कि किसी तरह भी कुछ लग जाए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है दोस्तों जैमिनी। जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, तो मीमांसा यहाँ कॉमन वर्ड है तो मीमांसा को पकड़ते हैं। तो मीमांसा, इसका ट्रिक बताते हैं। मीमांसा तो मौज याद रखेंगे, या जैम भी याद रख सकते हैं। इसमें मौज याद रखिए, दोनों किसी तरह याद आ जाना चाहिए। मौज, मौ से मीमांसा, जौ से जैमिनी। या आप लोग ये भी याद रखिए जैम, जैम जो हम लोग खाते हैं, तो जैसे जैमिनी या मौ से मीमांसा, तैसे जैम या मौज, कोई भी चीज़ याद रखिए, आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल भी पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ इसी तरह से साइंटिफिक तरीके से कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं और कैसे एग्ज़ाम में उसको हम ट्रिक के माध्यम से टिक कर लेंगे। और दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप 2 से 4 क्वेश्चन अगर आप किसी से आगे हो जाते हैं, 2 से मात्र 4 क्वेश्चन, तो लगभग 50 से 60 रैंक का फ़र्क पड़ता है। 2 से 4 क्वेश्चन में आप उससे आगे हो जाते हैं तो समझिए कि आप बहुत स्टूडेंट से आगे चलते हैं। तो हो सकता है किसी को मीमांसा ट्रिक भूल दे, वो किसी में टिक लगा दे, तो आप कम से कम मौज याद रखेंगे, तो आप कम से कम मौ से मीमांसा, जौ से जैमिनी या जैम याद रखें, कुछ भी याद आ जाए तो आप कम से कम उस लड़के से तो आगे होंगे। तो यही कंपटीशन है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो ये है दोस्तों वेदांत। तो ये है बादरायन। देखिए दोस्तों इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप लोग नहीं भूलेंगे। वेदांत, वेदांत से कुछ आप लोगों को मतलब साउंड आ रहा है? वेदांत मतलब अंत, वेदांत अंत, अंत, अंत। और अंत में क्या होता है? अंत को क्या कहते हैं? बाद ही तो कहते हैं। अंत को क्या कहते हैं? बाद। अंत को क्या कहते हैं? बाद। तो बादरायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने कैसे इसको किया, आप लोग भी समझ गए होंगे। वेदांत, वेदांत जो होता है, वेदांत मतलब लास्ट में अंत आ रहा है, और अंत को क्या बोलते हैं? बाद। और बाद बादरायन, इसीलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा, ऋग्वेद का कौन सा समर्पित है? सोम, 9वां मंडल सोम। देखिए दोस्तों जब हम लोग सोम बोलते हैं, सोम, सोम ऐसे करके बोलते हैं, तो आप लोग जब खुद से सोम बोलेंगे तो नो ऐसे करके भी, नो ऐसे करके भी उसमें नो साउंड आता है। नो, सोम, नो ऐसे करके आता है। आप लोग खुद साउंड निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ये काफ़ी कारगर होता है दोस्तों, ये काफ़ी काम आता है ये, तो आप लोग इसको ज़रूर आजमाएंगे। अब देखते हैं प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी नदी के किनारे। अब चलते हैं धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है दोस्तों? तो ये है ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। 33 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी? तो ये हो गई थी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगस-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र और वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब कह रहा है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है किससे दोस्तों? ये मिलता है ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो गौतम ने। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखते हैं, हम लोग गौण याद करेंगे। गौण मतलब कुछ नहीं, गौण मतलब बहुत ही कम। तो गौ से गौतम और नौ से न्याय, गौण याद रखेंगे इसमें, गौण गौण। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए न्याय दर्शन तो इसमें छांट लेंगे गौण गौण, अच्छा ऐसे बताए थे, तो ऐसे ही आप लोगों को हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो निष्क से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों, इसको तो आप लोग खैर भूल ही नहीं सकते हैं। योग मतलब बाबा रामदेव, योग मतलब बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की कौन सी कंपनी है? पतंजलि। तो ऐसे भी याद रखेंगे। उपनिषद पुस्तक किसकी है? तो उपनिषद पुस्तक दोस्तों है, ये है दर्शन पर। उपनिषद जो है वो दर्शन पर है। दोस्तों मेरे चैनल पर कुछ इसी तरह से पढ़ाया जाता है और सभी वीडियो एक से एक इसी तरह के बनाए जाते हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देखेंगे और मैं दावा करता हूं कि आप लोग बस उसी वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे के सारे एमसीक्यू जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या और भी एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम है सभी में आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन कौन से किससे लिए गए। तो ऋग्वेद, इसमें जो देखना है दोस्तों, तो इसमें ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो मैंने पहले एक इसको देख लेते हैं। 100 से सामवेद और 100 से संगीत, तो ये मिल गया मेरा। अब अथर्ववेद में मैंने क्या कहा था? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें दिया होगा। तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी होगा वो किस में होगा? अथर्ववेद में होगा। और लास्ट में क्या बच गया? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। देखिए, य से यजुर्वेद, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। कर्मकांड किसको बोलते हैं? यज्ञ ही को तो बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ये VVI होता है, एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं कि तंत्र मंत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्र मंत्र य से यजुर्वेद, य से यजुर्वेद और य से क्या आएगा? कर्मकांड। और कर्मकांड को क्या बोलते हैं? यज्ञ ही तो बोलते हैं। तो स्रोत एवं कर्मकांड, कर्मकांड मतलब यज्ञ। तो य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, तो ये भी आपको मिल गया। 100 से सामवेद और 100 से संगीत, तो इसका राइट आंसर संगीतमय शरत। अथर्ववेद में जादू टोना है तो तंत्र मंत्र। ऐसे करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके शासक थे? तो ये थे शतुंद्री। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति शासक किसके थे? तो ये थे कैकई के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम। नचिकेता और यम का जो जीवन था वो दोस्तों काफ़ी कठिन जीवन था। नचिकेता और यम का जीवन जो था वो काफ़ी कठिन था। तो कठिन कौसे कठोपनिषद, ऐसे करके भी हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा कौन सा है दार्शनिक प्रणाली? तो यह है सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि करे, कपिल मुनि किसके प्रतिपादक थे? तो सांख्य दर्शन के। सांख्य, तो सांख्य दर्शन मैंने सभी दर्शन को लगभग ट्रिक से बता दिया। अब इसको भी थोड़ा सा ही ध्यान रखना है बस। तो शाक याद रखना है। साग सब्जी नहीं बताएगी, साग सब्जी ले आओ मार्केट से, तो साग सब्जी याद रखेंगे। सा से सांख और कौ से कपिल मुनि, तो साग सब्जी याद रखेंगे। साक, साक मतलब साग सब्जी। तो सा से सांख दर्शन, कौ से कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं
अतरंजी खेरा से। अब चलते हैं दोस्तों 48 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन आधारित है? तो ये है दोस्तों सामवेद का। कह रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है कौन सा? तो ये है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक रखते हैं और टोटल इसमें 116 क्वेश्चन तक है। तो जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें हम लोग सारा का सारा ख़त्म कर लेंगे। तो रखते हैं 50 क्वेश्चन तक, 51 से हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे इसको। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया है, तो आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक मिलते रहे और पढ़ाई बिल्कुल ईजी हो जाए आपके लिए। और MCQs के माध्यम से आप सारे एग्ज़ाम को क्रैक करें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।